हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां बाजार में आ चुकी हैं और बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर का कॉम्प्लिकेसी लेवल, मतलब जो क्वेश्चंस का स्तर है वो कितना ऊंचा रहता है। देखिए, ये नॉर्मली एक टेंडेंसी है कि बच्चों को डरा दिया जाए, अभ्यर्थियों को इतना डराया जाए कि फर्स्ट ग्रेड है, ऐसा पेपर आएगा, वैसा पेपर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर कहने को ग्रेजुएशन स्तर का, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का होता है, लेकिन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बहुत एलिमेंट्री रहता है। आज के सेशन में हम लोग फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती के कॉमर्स विषय का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये पेपर 2018 वाली वैकेंसी का पेपर है, मतलब जो लेटेस्ट पेपर अवेलेबल है। हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग के क्वेश्चन या सारे इस विषय के क्वेश्चन एकदम बेसिक स्तर के हैं। तो आइए चेक करते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में एक चीज़ चाहिए होती है, विषय पे ठीक पकड़ और सही मार्गदर्शन अगर आपको मिले तो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती को पास करना, अच्छे मार्क्स स्कोर करना कहीं से मुश्किल का काम है ही नहीं। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग के क्वेश्चन से चेक कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 था आपके पेपर में। क्वेश्चन है, प्रीपेड अकाउंट क्या है? प्रीपेड रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? हम सभी जानते हैं कि खातों की प्रकृति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता और वास्तविक खाता। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रीपेड अकाउंट इनमें से कौन सा? हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्वदत्त किराया। सबसे पहले समझें पूर्वदत्त किराए का मतलब क्या है। पूर्वदत्त किराए का मतलब है, अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड या आपकी लेखांकन अवधि मान लीजिए 31 मार्च को खत्म होती है और आपने किराया दे दिया फरवरी के महीने में 6 महीने का, तो फरवरी के महीने में किराया एक साथ 6 महीने का दिया, फरवरी का और मार्च का 2 महीने का किराया तो इसी वित्त वर्ष से संबंधित है, लेकिन आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो पैसे आपने अभी से दे दिए उसको हम प्रीपेड या पूर्वदत्त व्यय बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका खाता कौन सी प्रकृति का होगा, और बच्चे यहाँ पे नादानी करके गलती कर देते हैं। शब्द बच्चे पकड़ते हैं व्यय, कि किराया एक प्रकार का खर्चा है, व्यय है, और व्यय के सारे अकाउंट जो होते हैं वो नॉमिनल या नाम मात्र के होते हैं। नहीं, ये व्यय नहीं, ये पूर्वदत्त व्यय है। पूर्वदत्त व्यय का मतलब है, पूर्वदत्त व्यय आपके लिए संपत्ति होती है एक तरह से। अब यहाँ पे फिर बात आ जाएगी, संपत्ति होती है, इसका मतलब संपत्तियों के खाते तो कौन से होते हैं? सारे के सारे संपत्तियों के खाते तो सब रियल होते हैं, तो ये रियल अकाउंट या वास्तविक होगा? नहीं। पूर्वदत्त व्यय या पूर्वदत्त किराया अगर आपने किसी को दिया है तो उस व्यक्ति का नाम आप लिखते हैं कि किस व्यक्ति को ये पैसे हमने एडवांस में दिए हैं। तो नॉर्मली इस खाते की प्रकृति ना तो रियल है, ना इस खाते की प्रकृति नाम मात्र के खाते की, इसकी प्रकृति व्यक्तिगत होती है, तो इसका जो नेचर होगा वो व्यक्तिगत खाता होगा। आप सभी लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि जैसे दायित्वों के खाते होते हैं, ठीक वैसे ही है। उसके बाद अगला है, कौन सा विकल्प लेखांकन प्रक्रिया के सही क्रम को दर्शाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? अब अगर ऐसे प्रश्नों को आप बोलेंगे कि ये प्रश्न एमकॉम स्तर के आते हैं और पता नहीं क्या, भाई ये 11वीं क्लास में जब बच्चा जाता है तो पहले दिन सर ने पढ़ाया होगा उसको, ये 11वीं क्लास के पहले दिन का, दूसरे दिन का क्वेश्चन होगा, तो आसान क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आरपीसी ने पूछे हैं, जिसके बेसिस पे आज लोग स्कूल लेक्चरर बैठ के सैलरी ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही सीक्वेंस बताता है? अब आपको सही सीक्वेंस तो याद होनी चाहिए कि अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग अभिलेखन या रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम संक्षिप्तीकरण या समराइजेशन करते हैं, तब जाके प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। तो यहाँ पे देखें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग पहले आ गया, गलत है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग गलत है, इंटरप्रेटिंग पहला स्टेप गलत। तो सही जवाब होगा हमारे लिए आंसर नंबर 2। सबसे पहले अभिलेखन, उसके बाद वर्गीकरण, फिर संक्षिप्तीकरण और उसके बाद में निर्वचन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय का स्वामी उसका लेनदार माना जाता है? अंडर विच कॉन्सेप्ट द ऑनर ऑफ ए बिजनेस इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर? हम सभी जानते हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर एक साइड पे हम लिखते हैं संपत्ति, एसेट्स, और दूसरी साइड लिखते हैं दायित्व या लायबिलिटी। लायबिलिटी या दायित्व में हम सबसे ऊपर ही ऊपर लिख देते हैं पूंजी या कैपिटल। इसका मतलब स्वामी के द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी को हम लोग व्यवसाय का दायित्व मानते हैं। ठीक ऐसे ही आप सबने पढ़ा है कि स्वामी अगर बिजनेस में से कुछ पैसे या सामान निकाल के पर्सनल यूज के लिए ले जाए तो हम उसको भी ड्राइंग के नाम से लिख देते हैं। इसका मतलब हम व्यवसायिक और स्वामी को दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी प्रथा, कौन सा ऐसा अवधारणा है जिसके कारण ऐसा होता है? तो देखिए, एक है ड्यूअल कॉन्सेप्ट, दो पक्ष की अवधारणा, नहीं। एक है सेपरेट एंटिटी, ये बिल्कुल सही जवाब है कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा के कारण ऐसा होता है। हम लोग ये मानते हैं कि स्वामी का और व्यवसाय का अस्तित्व दोनों का पृथक पृथक है, दो सेपरेट आइडेंटिटीज, सेपरेट एंटिटीज हैं। उसके बाद ये भी 11वीं क्लास का स्टार्टिंग डेज का क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन आया, निम्न में से जनरल प्रॉपर में किसे दर्ज किया जा सकता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। हम लोग जानते हैं कि एक तो है जर्नल और एक है जर्नल प्रॉपर। जर्नल तब यूज़ होती है जब हम सभी लेन देनों को एक ही किताब में लिखते हैं, तो जर्नल का यूज़ करते हैं। लेकिन फिर हमने पढ़ा था कि हम सहायक बहियां या सब्सिडरी बुक्स बना देते हैं, तो सब्सिडरी बुक्स बनाने से अलग अलग विषय के लिए सब्सिडरी बुक बन जाती है। जैसे सेल के लिए सेल बुक, परचेज के लिए परचेज बुक, कैश बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, ऐसे अलग अलग किताबें बन जाती हैं। वहाँ पे भी कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनको लिखने के लिए किताब की ज़रूरत है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर वहाँ से चलती है। लेकिन जर्नल प्रॉपर में इनमें से कौन कौन से लेन देन लिखे जाएंगे ये हमें पढ़ना है। पहला है ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री, अंतिम और पहली प्रविष्टि, ये बिल्कुल ठीक है, ये तो लिखा जाता है। स्थानांतरण प्रविष्टि मतलब इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री का मतलब जैसे सभी खर्चों को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करना, सेल रिटर्न को सेल खाते में ट्रांसफर करना, ये बिल्कुल जनरल प्रॉपर की सहायता से होता है। एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन प्रविष्टियां, जब आप अंतिम खाते बनाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ना कि बैड डेट्स के लिए प्रोविजन नहीं बनाया, बढ़ाना है, घटाना है, वो सब, और इसके साथ में अशुद्धियों का सुधार, चारों। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ABCD ऑल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समायोजन प्रविष्टियों का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इज, आप सभी जानते हैं कि जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो उस समय हम बहुत सारे एडजस्टमेंट या समायोजन करते हैं। आपके पास ट्रायल बैलेंस बना हुआ दिया होता है, उसके साथ में कुछ समायोजन नीचे लिखे होते हैं, आप उन सबको करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका सही उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है सकल लाभ की सही जानकारी, दूसरा है शुद्ध लाभ की जानकारी, और तीसरा है व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति की जानकारी। देखिए, ये जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, हम ट्रेडिंग में भी करते हैं, ये एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट लॉस में भी करते हैं, एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में भी होते हैं। क्योंकि एडजस्टमेंट तीनों जगह होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट का मतलब है सही सकल लाभ या सही ग्रॉस प्रॉफिट जानना, नेट प्रॉफिट का मतलब सही शुद्ध लाभ जानना, प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट का मतलब, बैलेंस शीट का मतलब है सही वित्तीय स्थिति, इसका मतलब ये तीनों ठीक है। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म के विरुद्ध न्यायालय में वाद विचाराधीन है, इसे अंतिम खाते में कहाँ दिखाएंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ सूट इज पेंडिंग अगेंस्ट द फर्म इन द कोर्ट, बट वेयर इज द फाइनल, वेयर इट विल बी शोन इन द फाइनल अकाउंट्स। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी पे किसी ने केस कर रखा है और केस अभी कोर्ट में चल रहा है और अभी ये नहीं पता है कि आप केस हारेंगे या जीतेंगे। अब आप इसको किताबों में लिखना चाहते हैं। किताबों में लिखने का मतलब अंतिम खातों में दर्शाना चाहते हैं। कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग में आएगा, प्रॉफिट लॉस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, कहाँ आएगा? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि अभी तक ये हमारा ना खर्चा है, ना हमारा दायित्व है, ना कुछ और है, तो अंतिम खातों में इसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जिनका ऐसे दायित्व जिनका होना या ना होना भविष्य की किसी संभावना पे निर्भर करता है, फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, उनको हम संदिग्ध दायित्व या कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो ये हमारे लिए एक संदिग्ध दायित्व है। संदिग्ध दायित्व को हम बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में लिखते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फुटनोट। आंसर नंबर 4 फुटनोट में लिखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक फर्म के ट्रायल बैलेंस में निम्न सूचनाएं दी गई हैं। इन ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन। फर्म की बैड डेट है 3000 रुपए की, डूबत ऋणों के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आ रहा है 10,000 रुपए का, और डेटर्स आ रहे हैं 1 लाख रुपए के। क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए कि डूबत ऋण, अभी एक्स्ट्रा एंट्री है, डूबत ऋण 1,000 रुपए और हो गए, और देनदारों पे अंतिम प्रयोजन जो है वो 5% बनाना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए इसके लिए आप क्या एडजस्टमेंट करेंगे। तो आइए हम इसके लिए एडजस्टमेंट करके देखते हैं। देखो, इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट करके देखते हैं। क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे पास अंत में कितने रुपए का देनदारों का प्रावधान होना चाहिए। तो प्रोविजन फॉर डेटर हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? देखिए, हमारे पास देनदार या डेटर पहले से हैं, जो क्वेश्चन में आ रहे हैं 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख के डेटर पहले से हैं। इसमें से अभी बैड डेट और हो गई 1000 रुपीज़ की, 1000 रुपये की बैड डेट हो गई। इसका मतलब डेटर आज के दिन कितने बचे हैं? 99,000। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो देनदार 2 जगह गिवन है। यहाँ पे भी ये रहा बैड डेट 2 जगह, 3000 की बैड डेट ये रही, 1000 की है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक बैड डेट को माइनस किया, दूसरी को माइनस नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में पहले से आ रही है उसका मतलब वो देनदारों में से समायोजित हो चुकी है, लेकिन जो ट्रायल के बाहर है उसका समायोजन होना बाकी है। तो सबसे पहले मैंने उसका समायोजन कर दिया 99,000। इस 99,000 का 5% प्रावधान होना चाहिए, 99,000 का 5%। 99,000 का 5% करेंगे तो ये आ जाएगा 4,950 रुपये। तो हमारा जो अंतिम प्रोविज़न होना चाहिए
वो होना चाहिए 4,950। अब हमें देखना है कि नया प्रावधान इस बार कितना बनेगा, कैसे पता चलेगा, देखिए समझिएगा मेरी बात को। शुरुआत में हमारे पास ओपनिंग में प्रावधान कितना था, ये क्वेश्चन बता रहा है। तो ओपनिंग में प्रोविजन था 10,000 रुपए का, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट शुरुआत में 10,000 का था। इस 10,000 में से जो जो नुकसान हो गया उसको तो हम लोग समायोजित कर देंगे, उसको तो हम लोग घटा देंगे। तो इसमें से 3,000 की बैड डेट तो पहले हो गई थी, 1,000 की बैड डेट और हो गई, तो 4,000 तो इसमें बैड डेट ही हो गया। तो बैड डेट घटाने के बाद कितना बचा, 6,000। 6,000 का इसके अंदर से टोटल मिला के आज के दिन ये बचा। अब 6,000 में से अंत में 4,950 चाहिए, तो सोचिए हमारे पास 6,000 रुपये का प्रोविजन पड़ा हुआ है, हमें चाहिए मात्र 4,950 का। इसका मतलब हमें ज़्यादा नहीं कम चाहिए, इसको कम करना पड़ेगा। और कितने रुपए से कम करना पड़ेगा, 6,000 में से 4,950 घटा दो 1,050 आ जाएगा, 1,050 कम करना पड़ेगा। प्रोविजन का नियम आप सब लोग जानते हैं, जब प्रावधान बनते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से बनाए जाते हैं। एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। लेकिन अगर प्रावधान कैंसिल करना हो तो एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, और एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी और 1,050 से जाएगी। अब इसमें ऑप्शन ढूंढते हैं। पहले तो दो में 1,000 का अमाउंट आ रहा है, दोनों तो गलत है। 1,050 वाला हमारा सही आंसर होगा, और वो भी कौन सा, 1,000 रुपये क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री होगी लाभ हानि खाते के जमा पक्ष, आंसर नंबर 4। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक नई मशीन को क्रय करने पर, स्थापित करने पर मशीन खाते में नाम किया गया है, ये क्या है? क्या ये गलत है, क्या ये भूल चूक की अशुद्धि है, हिसाब की अशुद्धि है, सिद्धांत की अशुद्धि है? क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि वी हैव परचेज्ड अ न्यू मशीन, हमने एक नई मशीन खरीदी, एंड वी हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, मशीन के इंस्टॉलेशन पे खर्चा कर दिया। अब इस मशीन के इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा हुआ, इस पैसे को हम लोगों ने मशीन के खाते में जोड़ दिया, मशीन के साथ जोड़ दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या ये गलती है, क्या ये गलती नहीं है, क्या ये ओमिशन की गलती है, कमीशन की गलती है, प्रिंसिपल की गलती है? हम सभी जानते हैं कि मशीन को खरीदने के समय, मशीन जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाती तब तक ये सारे खर्चे मशीन के वैल्यू में जोड़े जाते हैं, और अगर हमने भी इन खर्चों को जोड़ दिया तो ये कोई गलती नहीं है, तो ठीक है। इसका मतलब इट इज़ नॉट एन एरर, और क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक संपत्ति का घटती हुई शेष पद्धति के आधार पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का हास लगाने के बाद मूल्य 3,93,660 है, इसकी मूल कीमत क्या थी? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मशीन ऐसी है जिसको हम लोग डेप्रिशिएट कर रहे थे WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, 3 साल तक डेप्रिशिएट कर चुके, डेप्रिशिएशन का रेट 10% था। अब मान लीजिए कि मशीन की वैल्यू आज डेप्रिशिएशन लगाने के बाद में जो आ रही है वो आ रही है 3,93,660। तो आज की वैल्यू 3,93,660 आ रही है। तो आप ये बताइए कि डेप्रिशिएशन लगाने से पहले नई मशीन की कीमत क्या थी? तो देखिए बड़ा आसान, सिंपल है। अगर मान लीजिए कि पहली बार मशीन हम 100 रुपये की खरीद के लाए, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से पहली बार हमने 10% डेप्रिशिएशन लगाई, तो 100 रुपये का 10% करेंगे तो 10 रुपये की डेप्रिशिएशन लगी, तो मशीन हो गई 90 रुपीज़ की, तो मशीन होगी 90 रुपए की। 90 रुपए का फिर से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, अब की बार डेप्रिशिएशन 10% लगेगा 90 पे, 90 का 10% डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो 90 में का 10% आएगा 9 रुपए की डेप्रिशिएशन और लगा दीजिए, तो आंसर बना 81। अगली बार फिर से आपको डेप्रिशिएशन लगानी पड़ेगी, और अब 81 का 10% डेप्रिशिएशन लगाएंगे, वो आ जाएगी 8 रुपये 10 पैसे, फिर डेप्रिशिएशन लग गई। ये सारी डेप्रिशिएशन लगाने के बाद आज के दिन जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 72.9%। तो ये वैल्यू बची 72.9। देखिए ये पहली डेप्रिशिएशन लगाई, दूसरी लगाई और ये तीसरी, 3 डेप्रिशिएशन के बाद मूल्य बचता है 72.9। तो इसका मतलब आज जो वैल्यू आ रही है 3,93,600, ये 72.9 है। तो बहुत आसान है, 3,93,600 अगर किसी चीज़ का 72.9 है तो 100% कितना होगा? तो 100% निकाल लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 5,40,000। हमारा आंसर बनेगा 5,40,000। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच रिजर्व इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ संचय दिए गए हैं, इनमें से सभी संचय पूंजीगत संचय हैं, कोई एक नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। पहला संचय है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, अंशों के निर्गमन पे या ऋण पत्रों के निर्गमन पे लिया गया प्रीमियम, ये हमेशा कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए ये तो कैपिटल नेचर है, ये तो पूंजीगत संचय है। दूसरा लिखा हुआ है समामेलन से पूर्व के लाभ, कंपनी जब बनती है उससे पहले अगर कोई लाभ हो गया तो उस लाभ को हम हमेशा कैपिटल नेचर का मानते हैं, तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पूंजीगत है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4,
संपत्ति बेचने पे प्राप्त लाभ, संपत्तियां पूंजीगत प्रकृति की होती हैं और संपत्ति बेचने पे हुआ लाभ भी पूंजीगत प्रकृति का होता है, इसलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कैपिटल नेचर का है। आंसर बच गया हमारे लिए 3 और हमारा आंसर हो जाएगा 3। अंतिम स्कंद का कम मूल्यांकन करना, क्लोजिंग स्टॉक को अगर अंडर वैल्यू कर लें तो ये हमारा एक तरह से रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, जनरल आइटम्स हैं, कैपिटल नेचर के आइटम नहीं। आंसर बनेगा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ये कुछ आइटम दिए गए हैं, इनका मिलान करना है, सही मिलान कीजिए, आंसर हो जाएगा। तो मिलान करना तो आसान है, हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है बिल का पूर्व भुगतान, रिटायरिंग। अगर हम किसी बिल को रिटायर करते हैं तो रिटायरमेंट पे हमें देनी पड़ती है रिबेट, तो पहले का हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें से ढूंढिए, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है, सिर्फ एक जगह आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है, और कहीं पे तो 4 ऑप्शन ही नहीं है, तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं, यहीं से आंसर हो जाता। फिर उसके बाद में आगे हम चेक भी कर सकते हैं। दूसरा है डिसऑनर ऑफ द बिल, डिसऑनर ऑफ द बिल अगर हो जाता है तो उसके बाद में उसको दोबारा से नोटिंग चार्ज लगता है, तो नोटिंग चार्ज लगेगा। उसके अलावा रिन्यूअल ऑफ ए बिल है, रिन्यूअल ऑफ बिल के ऊपर लगता है इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग पे लगता है डिस्काउंट, तो ये इसके सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। हालांकि क्वेश्चन में अगर एक आंसर आपको पता था तो फटाफट से आप बाकी क्वेश्चन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक स्थायी संपत्ति की लागत 2 लाख रुपए, अपलिखित मूल्य 1,30,000 रुपए, 2,20,000 में बेचा गया, बताओ क्या हुआ। क्वेश्चन कह रहा है इफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 2 लाख रुपीज एंड रिटर्न ऑन वैल्यू इज 1,30,000 एंड दिस मशीन इज सोल्ड फॉर 2,20,000, तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक मशीन 2 लाख की थी, उसमें हर साल हम डेप्रीशिएशन लगाते गए, अभी तक हमने उसमें 70,000 की डेप्रीशिएशन लगा दी। 70,000 की डेप्रीशिएशन लगाने के बाद मशीन का मूल्य आज के दिन बचा है 1,30,000। अब कोई ग्राहक आया, इस मशीन को हमने 2,20,000 में बेच दिया। 1,30,000 की चीज़ 2,20,000 में बेची, तो हमारा सेल प्राइस हो गया 2,20,000। मशीन की कीमत आज के दिन रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी थी, 1,30,000। इसका मतलब जो हमने प्रॉफिट कमाया वो 90,000 रुपये इसमें प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 90,000 रुपये सारा का सारा कैपिटल प्रॉफिट है, 90,000 रुपये रेवेन्यू प्रॉफिट है या कुछ और। देखिए मशीन को जब भी हमने बेचा तो हमेशा याद रखिएगा, आप मशीन की लागत मूल्य चेक कीजिए कितनी है। मशीन की लागत मूल्य 2 लाख थी, विक्रय मूल्य चेक कीजिए कितना है, 2,20,000। जब आप संपत्तियों को उनके लागत मूल्य से, कॉस्ट से ऊपर बेचते हैं तो हमेशा पूंजीगत लाभ या कैपिटल प्रॉफिट आएगा। 2 लाख की चीज को 2,20,000 में बेचा तो आप लागत मूल्य से कितने पैसे ऊपर ले रहे हैं, 20,000। 2,20,000 माइनस 2 लाख, 20,000 ज्यादा लिए, इस लाभ में से 20,000 रुपये आपका पूंजीगत लाभ होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा, बच गया 70,000 रुपये इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। इस बात को हम लोग कई तरह से पढ़ सकते हैं, इसके 100 तरीके हैं समझाने के और इसके पीछे बहुत लॉजिक इन्वॉल्व है, लेकिन फिलहाल हम अपनी क्वेश्चन की सीरीज को यहीं छोटा रखते हैं। इसको डेप्रीशिएशन से, रिटर्न डाउन वैल्यू से, कई चीज़ों से लिंक करके हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा कि आपका 70,000 का रेवेन्यू प्रॉफिट और 20,000 का पूंजीगत लाभ है, तो आंसर हो जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोपाल एक व्यवसाय का स्वामी है, उसके द्वारा व्यवसाय से धनराशि निकालने की लेखांकन प्रविष्टि क्या है। गोपाल इज ओनर ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग एंट्री फॉर मनी विड्रॉन बाय हिम इज। अब देखिए अगेन मैं बोलूंगा, अभी तक के सारे प्रश्नों का स्तर देखा आपने, 11वीं से ऊपर नहीं बढ़ा एग्जामिनर, और ये अकाउंट्स के क्वेश्चन है। बाकी सब्जेक्ट के भी मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट के बिजनेस स्टडीज वगैरह के उनके क्वेश्चन तो और भी ज्यादा आसान है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक बिजनेस का मालिक पैसे निकाल के ले जा रहा है, बताओ उसकी एंट्री क्या होगी। 11वीं क्लास में तीसरे चौथे दिन आपको गुरुजी सिखा देते हैं कि एंट्री क्या होती है उसकी, पैसे निकाल के ले जाना कहलाता है हमेशा ड्राइंग। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें ढूंढिए, ये रहा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पैसे निकाल के ले गया ना वो, तो कैश होगा, यहाँ पे लिखा हुआ गोपाल का अकाउंट, ये गलत है, तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री नंबर 3। आहरण खाते नाम और रोकड़ खाते को जमा। अब ये सब हम जानते हैं कि कैश हमारे लिए एक संपत्ति है और आने वाली चीज़ों को डेबिट, जाने वाली को क्रेडिट करते हैं। बिजनेसमैन पैसे ले जा रहा है तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, ड्राइंग को डेबिट करना पड़ेगा, एंट्री बनेगी ड्राइंग डेबिट टू कैश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विनिमय बिल का धारक विनिमय बिल का उसके धारक द्वारा उसकी देय तिथि से पूर्व किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द होल्डर टू एनी अदर पार्टी बिफोर इट्स ड्यू डेट। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसकी ड्यू डेट एग्जांपल के लिए 30 तारीख है, अभी ड्यू डेट नहीं आई है, उससे पहले ही जो आज के दिन धारक है वो ये बिल किसी और आदमी को देना चाहता है, इसको क्या बोलेंगे। तो ये भी एक बेसिक बात है, हम उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा एंडोर्समेंट, बिल का बेचान कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन एन अकोमोडेशन बिल इज डिस्काउंटेड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज बॉर्न बाय। एक अनुग्रह बिल
जब भुनाया जाता है, यदि एक अनुग्रह बिल भुनाया जाता है तो उस अनुग्रह बिल को भुनाने के लिए जो बट्टे की राशि होगी वो कौन वहन करेगा। ये बात हम जानते हैं कि अगर इस बिल को कभी भी भुनाया जाएगा तो ड्रॉअर और ड्राई दोनों आधा आधा इसको शेयर करते हैं, दोनों शेयर करते हैं, तो आंसर होगा बाय द ड्रॉअर एंड द एक्सेप्टर इन द रेशियो फंड्स यूज्ड बाय देम, तो दोनों के द्वारा अपने फंड्स के अनुपात में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक्स और वाई आर द पार्टनर ऑफ द फर्म। एक्स और वाई एक फर्म के पार्टनर हैं और उनकी पूंजी क्रमशः 48,000 31,000 रुपये है। अब उन्होंने जेड को भी इसमें एडमिट कर लिया और जेड को 1/4 लाभ का हिस्सा लाने को बोला गया, 1/4 लाभ का हिस्सा देने को बोला गया है। इसके बदले में जेड 30,000 रुपये लेके आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जेड की गुडविल कितनी होगी। तो आइए जेड की गुडविल ढूंढ लेते हैं। तो देखिए जेड की गुडविल ढूंढ के देखते हैं। जेड की गुडविल ढूंढना हमारे लिए कोई कठिनाई का काम है ही नहीं, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। सबसे पहले जेड से चलिए। जेड हमारे लिए पैसे लेके आया 30,000 और जेड का लाभ में हिस्सा कितना है 1/5 1/4, तो जेड का हिस्सा 1/4 है। अगर जेड की पूंजी 1/4 लाभ के लिए 30,000 है तो हम फर्म की कुल पूंजी निकाल सकते हैं। इसलिए टोटल कैपिटल या कुल पूंजी कितनी होगी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको रेसिप्रोकल कर दें, 4/1 कर दें। 4/1 करेंगे तो कुल पूंजी कितनी आ जाएगी 1,20,000। लेकिन हम देखते हैं कि इस कुल पूंजी में होनी ये चाहिए, लेकिन कुल पूंजी है कितनी वो देखते हैं। तो 48,000 ए की पूंजी है, बी की पूंजी 31,000 है और सी की या जेड की पूंजी कितनी है 30,000। इन सबको जोड़ के इसमें से घटा दो तो 1/20 में से ये सारा अगर हम लोग माइनस कर दें तो डिफरेंस बचेगा 11,000। ये जो 11,000 है ये गुडविल या हिडन गुडविल कहलाती है। इसका मतलब इस फर्म में हिडन गुडविल 11,000 रुपये है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जेड का शेयर कितना होगा। तो जेड का अगर लाभ में शेयर 1/4 है तो गुडविल में भी 1/4 होगा। 1/4 से काट दें तो आंसर आ जाएगा 2,750 और हमारा आंसर बनेगा आंसर नंबर 1 2,750। बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को और कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की हम लोग बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 गलत है और क्योंकि इस डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, तो क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीटेड है इसके आंसर पे हम लोग बहस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 साझेदारी या पार्टनरशिप के बारे में ही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कि साझेदारों का प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है, वसूली पर होने वाला लाभ है, वो साझेदारों में बंटना है, ये तो तय है। किस अनुपात में बटेगा। तो देखिए उसका सही जवाब होता है जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लाभ विभाजन अनुपात है, उसी में बटता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे लिए आंसर नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। जब सभी ऋण पत्रों का शोधन हो जाए तो उसके बाद में ऋण पत्र शोधन संचय खाते को किस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या ऋण शोधन खाता बनाया जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके जितने भी ऋण पत्र हैं सभी का शोधन हो गया, सब रिडम्पशन हो गया, अब जो रिडम्पशन रिजर्व पड़ा है उसका क्या करेंगे। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या करेंगे। कह रहा है कि उसको पूंजी रिजर्व या कैपिटल रिजर्व बना देंगे, गलत जवाब। उसको लाभ हानि खाते में भेजेंगे, गलत। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भेजेंगे, गलत। उसको क्या करेंगे हम लोग, वो जनरल रिजर्व या सामान्य संचय में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 पूछता है हमसे कि लागत अगर आपको ज्ञात करनी हो तो लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। देखिए अभी तक क्वेश्चन जो है वो अकाउंट्स के थे, लेकिन बीच में ये क्वेश्चन हमारे लिए अकाउंट से हटके कॉस्ट अकाउंटिंग का आ गया कि लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और ये बात बड़ी बेसिक है, जिस दिन आप पहला सब्जेक्ट शुरू करते हैं कॉस्टिंग उसी दिन आपको बता दिया जाता है कि लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया कॉस्टिंग कहलाती है या परिव्यांकन कहलाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद लागत ज्ञात की, फिर लागत के लेखे बनाए जाते हैं, इसको हम लागत लेखांकन बोलते हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमारे लिए आंसर बनेगा ये। उसके बाद अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये अब कंप्यूटर अकाउंटिंग से संबंधित आ गए, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और साथ के साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर इनको क्वेश्चंस को देख के विश्वास जागना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर कहीं से कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, पेपर बेहद आसान होता है। एक सही अप्रोच और सही गाइडेंस मिले तो पेपर को आराम से क्रैक किया जा सकता है। इस पेपर में 150 क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चन में से 140-45 क्वेश्चन बहुत आराम से सही हो सकते थे अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप एक स्ट्रॉन्ग तैयारी करेंगे। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और अच्छे जानकारी भरे सेशन में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।